अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। समा डिजिटल पर वकील ऑनलाइन के स्पेशल प्लेटफॉर्म में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं आगा ज़ुबैर खान, और हम आए हैं फिर से इंसाइटफुल लीगल डिस्कशन के लिए ताकि आपके तमाम मसाइल का हल निकाल सके और आपको बता सके कि आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। क्यों आगा? बिल्कुल, जैसे कि हमने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था पार्ट 1 में कि पाकिस्तान के हालात और इकॉनमी के हालात नीचे आने की वजह से वीज़ा एप्लीकेंट्स की तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि इस हवाले से स्कैम्स और फ्रॉड्स का सिलसिला भी बहुत तेज़ी से जारी है। तो आपकी आगाही के लिए हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया कि क्या क्या अगर आपके साथ मामलात होते हैं या आपको कोई कहता है कि गारंटी वीज़ा या डन बेस वीज़ा आपको दिलवाया जाएगा तो वो बिल्कुल फ़ेक और फ्रॉड है और स्कैम है, इससे दूर रहिए। और मज़ीद मालूमात के लिए हमने कोशिश की कि आपको मुख्तलिफ़ ममालिक में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज़ के हवाले से वो भी आपको बताइए। और इसी को कंटिन्यू करने के लिए आज का प्रोग्राम हमने फिर से अपना वही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको मज़ीद आगाही फराहम की जा सके। और अगर आपका इस हवाले से कोई कंसर्न है, कोई सवाल है, कोई मसला है तो आप टेलीफोन लाइन पर कॉल करके जो है ना हमारे प्रोग्राम का लाइव हिस्सा बन सकते हैं और आप जान सकते हैं अपने मसाइल का फौरी हल। क्यों बुशरा? बिल्कुल ठीक बात की आपने आगा कि देखिए इट इज़ अनएंडिंग डिबेट और इतने टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस करने थे एंड येट टू बी डिस्कस्ड। तो आज हमारे साथ वही पैनल मौजूद है जो पहले था और हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेंगे ज़रूर और आपके मसाइल का हल निकालेंगे क्योंकि इमिग्रेशन, इमिग्रेंट वीज़ाज़, इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, नॉन इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स, और वीज़ास किस तरीके से यूके, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में यू कैन अप्लाई एज अ पाकिस्तानी। क्योंकि पाकिस्तानी सिटीज़न की हैसियत से आज हम आपसे बात करेंगे कि कानून क्या कहता है, इमिग्रेशन के जो सारे सेंटर्स खुले हुए हैं वो कितने हद तक जेन्युइन है और आपकी क्या डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है या नहीं। चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते आपको मिलवाते चलो अपने पैनल से। आज हमारे साथ भी मौजूद है बासित अहमद, ही CEO EduBrite Consulting, which helps in bringing visas for the students as a mediator company. Welcome sir, welcome to वकील ऑनलाइन। थैंक यू। उसके साथ जी हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट उमर फारूक। थैंक यू मैम। इसके साथ जी हमारे साथ है अनदर सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट मिस्टर सैयद बिलाल बुखारी। थैंक यू। और जी हमारे साथ एक बहुत ही यंग टैलेंटेड सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट है इज़्ज़त फातिमा। थैंक यू। वेलकम टू वकील ऑनलाइन। इज़्ज़त फातिमा, मैं चाहूँगी कि हम ऑडियंस के साथ रिलेट कर सके, जो हमारी प्रीवियस एपिसोड भी थी इसी सेम टॉपिक पे थी। सो आई वुड लाइक you to give a small recap precisely कि इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स और नॉन इमिग्रेंट्स क्या है और फिर हम उसके वीज़ा की टाइप्स की तरफ चलेंगे। अच्छा, यूएसए में, क्योंकि हम यूएसए पे अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो दो टाइप्स होती हैं। इमिग्रेंट्स होते हैं जो वहाँ पे इमिग्रेट कर रहे हैं ऑन वीज़ा, जैसे आपका ग्रीन कार्ड होल्डर हो गए, फैमिली स्पॉन्सर हो गए, फियांसे वीज़ा हो गए, तो वो आ जाते हैं इमिग्रेंट्स में। फिर देयर इज़ अनदर टाइप विच इज़ नॉन इमिग्रेंट, टेम्परेरी वीज़ाज लाइक विजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा हो गए, J1 हो गए, H1B, F1 जी, ये सारे वर्क वीज़ा भी नॉन इमिग्रेंट में आते हैं। लेटर ऑन आप वर्क वीज़ा को H1B को जो है वो आप ग्रीन कार्ड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी वो भी नॉन इमिग्रेंट में आता है। तो ये इस तरह से अमेरिका में दो कैटेगरीज आई हुई हैं, इमिग्रेंट एंड नॉन इमिग्रेंट। You apply as a non-immigrant person and then you can convert yourself into an immigrant, if you have right? an opportunity. Otherwise अगर आप आपकी एलिजिबल हैं उसके लिए तो बिल्कुल, अगर आपकी फैमिली ने स्पॉन्सर किया हुआ है, आपके वहाँ पे स्पाउस हैं, आपके कोई पेरेंट्स रहता हो। हैं, आपके बच्चे हैं, तो अगर उन्होंने भी आपको स्पॉन्सर किया हुआ है देन यू फॉल इन इमिग्रेंट कैटेगरी, क्योंकि लेटर ऑन आप सिटीजन बन जाते हैं उसके तो थ्रू। यानी कि अगर कोई रहता हो वहाँ पर कजन या ब्लड रिलेशन भी तो ब्लड पॉसिबिलिटीज बढ़ रिलेशन होना जाती चाहिए, लेकिन इमीडिएट रिलेटिव। ठीक। इमीडिएट। हाँ जी, आप अपने बहन भाइयों को कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है, इट टेक्स मोर देन 10 years। इज़्ज़त ये भी बताइएगा कि अमेरिका के लिए अगर आप ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं और आपके पास यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मौजूद है, इतने वसाइल हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और कितनी देर में आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है? जी बिल्कुल, अगर आप इस काबिल हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वहाँ पे आप इन्वेस्टर वीज़ा में फॉल करते हैं। ठीक। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपने वहाँ पे दिखाना है कि आपने एक बिज़नेस क्रिएट किया और उसके थ्रू जो है 10 जॉब्स मिली हैं अमेरिकन सिटीज़न को। और ये है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली मैं आपको कोट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि 5 से 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी लग जाती है, बल्कि इससे जितना ऊपर जाएंगे उतने चांसेस फॉर ज़्यादा नॉन इमिग्रेंट्स, ऐसा ही है। फॉर इन्वेस्टर वीज़ा इट फॉल्स Investor अंडर visas, नॉन right? इमिग्रेंट एज वेल, लेकिन लेटर ऑन लाइक आई सेड कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल और जाती है। ये अगर कोई शख्स किसी कैटेगरी में वर्क वीज़ा पर या स्टूडेंट वीज़ा पर वहाँ पर अमेरिका में जाता है तो उसके लिए क्या कितनी देर उसको वहाँ पे रहना पड़ेगा कि उसको ग्रीन कार्ड होल्डर बन सके?
अच्छा, अगर स्टूडेंट को हम जाएं F1 पे, तो अगर आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई उसके बाद आपको मिलता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं OPT। सही। डिपेंड करता है, अगर आप स्टेम्स में हैं तो आपको 2 से 3 साल का मिलता है। अगर स्टेम से मैं चाहूंगी कि नाज़रीन को आप जरूर बताएं कि अगर जी, स्टेम बिल्कुल। डिग्री है, स्टेम डिग्री, मेडिसिन में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिसिन, या मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग, है, मैथमेटिक्स हो गई, इसको तो स्टेम आपको में आ जाता 3 है। साल की मिलती है। तब आपको जो है 3 साल का OPT मिल सकता है। Right. लेकिन अदरवाइज अगर आपने, जैसा मैंने नॉर्मल LLM मास्टर इन लॉ किया था, मुझे 1 ईयर का OPT मिला था, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। बाद में ये होता है कि जब आपका OPT एक्सपायर हो जाए, आपने वापस जाना होता है, अनलेस एंड अनटिल यू मेंटेन योर कोई स्टेटस। आपको वर्क मिल जाए। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिल गया है, आपको उसने H1B की तरफ स्टडी के बाद भी यही जी बिल्कुल, स्टडी के बाद भी आपके पास स्पॉन्सर मस्ट होना चाहिए, और वो आपको H1B, और आपने अपनी ही कैटेगरी में जॉब देखनी है। अगर मैं लॉयर हूँ तो मैंने लॉ से ही रिलेटेड देखनी है, और फिर मेरा वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट होएगा। अगर मैं लॉयर हूँ और मैं कोई और जॉब कर लूँ, फिर मुझे नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। USCIS वाले। ऑलराइट। USCIS B1 B2 वीज़ा क्या? अब B1 B2 होता है बेसिकली विजिटर वीज़ा। सही। अब वो फॉल करता है कि अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी हो, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना हो, एज अ टूरिस्ट जाना हो, फैमिली मेम्बर्स को मिलना हो, तो वो B1 B2। जिसको हम विजिट वीज़ा कहते हैं। बिल्कुल, B1 आपका जो B1 B2 है वो इकट्ठे आता है, लेकिन B1 होता है फॉर कॉन्फ्रेंसेज एंड अदर थिंग मेडिकल, एंड B2 इज़ फॉर टूरिज्म एंड मीटिंग योर रिलेटिव्स। यूएसए की तो आप बता रही हैं लिस्ट, मैं चाहूँगी आगा कि हम यूके के एंड से भी जी। जो कैटेगरीज है वीज़ा की, किस किस्म के तरीके हैं आप लीगली स्मूथली अप्लाई कर सकते हैं, मैं चाहूँगी कि बासित साहब आप उस पर ज़रा यूके नज़र में भी डालें। देखें सेवरल तरीके हैं अप्लाई करने के, और वेरियस कैटेगरीज हैं, जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था जी। कि इनके पास विजिटर्स वीज़ाज़ की अपॉर्चुनिटी भी होती है, उसके अलावा स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं, फिर स्किल्ड माइग्रेशन है, कुछ एंटरप्रेन्योरल वीज़ाज़ हैं, मींस के 1 बाय 1 अगर हम उसको डिस्कस करें, देखिए विज़िट वीज़ा तो है, आप गए वहाँ पे, आपने विज़िट किया, यू हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न कि आपके पास रीज़न है उन चीज़ों को ऑब्वियसली वहाँ पे विज़िट करने का, तो आप उस रीज़न की बेस के ऊपर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, एंड यू गो देयर एंड विज़िट, वो चाहे टूरिज़म है, चाहे मीटिंग द रिलेटिव्स है, ठीक है, वो आप अपना काम कंप्लीट करते हैं, एंड आपको एट द एंड आपको वापस आना पड़ता है। सही। अब उसमें डिफरेंट ड्यूरेशंस हैं, फॉर सही। इंस्टेंस 6 मंथ्स का है, 2 इयर्स का है, 5 इयर्स का है, 10 इयर्स का है। सो आप स्टार्ट करते हैं 6 मंथ्स से, आप विजिट करते हैं, वापस आ जाते हैं, आपकी इस तरह क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है। पहले आपको 6 मंथ्स का मिलता है, बाद में आपको फर्स्ट टाइम जब 2 आप years वीज़ा का अप्लाई Then करते हैं तो आप extend 6 मंथ्स का अप्लाई करते हैं, उसमें फिर जब आप वीज़ा ऑफिसर को नहीं, कन्विंस आप कर अप्लाई ही 6 मंथ्स का करते हैं या वो आपको 6 मंथ्स का ही देते नहीं, हैं? उसमें कैटेगरीज हैं, मींस के 6 मंथ्स, 2 इयर्स, 5 इयर्स एंड 10 इयर्स। ठीक है, यू अप्लाइड फॉर 2 इयर्स। तो नहीं, द फर्स्ट टाइम देखें आप 2 इयर्स 6 मंथ्स होगा ना, बिकॉज यू आर जस्ट विजिटिंग। यस, नहीं, आपने, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये शख्स हमारी यहाँ चॉइस से apply होती करता है, ये आपकी चॉइस है कि ये आपने हमारी कितने- चॉइस होती है, हाँ। लेकिन हम मींस के एज अ काउंसलर या एज अ कंसल्टेंट हम इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप किसी एक ख़ास मकसद के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो एक मिनिमम ऑब्वियसली ड्यूरेशन वाला Credibility वीज़ा भी है, आती है। Eligibility वो- criteria बिल्कुल, क्या है? वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही, यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग टाइज इन योर ओन कंट्रीज। Yes. आपकी एक स्ट्रॉन्ग टाइज होनी चाहिए अपने मुल्क में, उसके बाद आप फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए, ताकि आप वीज़ा ऑफिसर को ये कन्विंस कर सकें कि आपका, फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका पर्पज़ है, जी जी। किस पर्पज़ के लिए आप वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो अगर वो जितना आपका स्ट्रॉन्ग पर्पज़ है, और उसके बाद जो आपको सेकंड करती हैं चीज़ें, वो आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज आपकी कंट्री के साथ हैं, आपकी अपनी कितनी स्टेबिलिटी है इस कंट्री और में। स्पॉन्सर ज़रूरी है इसके लिए? स्पॉन्सर ज़रूरी नहीं है। ठीक। ठीक है, देखिए अगर तो आप यहाँ पे स्टेबल हैं, ठीक है, और आपका दिल करता है वेकेशन के लिए, Yes, तो you can आपको apply. स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपने वहाँ पे होटल बुकिंग्स जी। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। देखिए आपने उसको ये जस्टिफाई अच्छा, करना है। बेसिकली बैंक स्टेटमेंट से मुराद ये भी होता है कि आपने जितने दिन वहाँ पे जाना है, रिटर्न टिकट तो आप दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 15 डेज का है, तो आपने अपने 15 दिन का खर्चा भी दिखाना होता बिल्कुल, है। वो आप Expenditures ऑलरेडी आपको होने देखिए, चाहिए। जब आप जी, वीज़ा जी। अप्लाई करते हैं तो आप ये चीज़ें ऑलरेडी उसमें एप्लीकेशन में उसके जस्टिफाई बगैर करते तो हैं। वो आपको कभी भी नहीं, मतलब अब यूके they की ask वीज़ा you एप्लीकेशन if में you they have ask you cash कि or आपकी not. एनुअल इनकम क्या है, अच्छा आपका ये भी होता है कि देखा है हमने कि कुछ लोग ये ऐसे भी अप्लाई करते हैं कि जी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मेरा ब्रदर है, उसका ये बिज़नेस है, और ब्रदर वहाँ से जब स्पॉन्सर भेजता है वो कहता है कि जी मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इसका सारा खर्चा ट्रैवल Yes. उठाऊंगा। उस सूरत में FRC क्या कुछ ऐसा- चांसेस होते हैं? ये आपके? रॉन्ग प्रैक्टिस है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। उसमें बड़ा अनलाइकली होता है वीज़ा ग्रांट,
उसकी रीज़न ये है कि आप वीज़ा ऑफिसर को बता रहे हैं कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, I'm मैं independent. ठीक है, और मेरे गायब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मैं डिपेंडेंट और जो मेरा भाई मुझे वहाँ पे बुला रहा है वो मुझे संभाल अमूमी भी तौर पर लेगा। ये गलती सहारा बहुत देगा। सारे लोग और करते हैं यहाँ ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आप दिस इज अ बैड आइडिया। और फिर दूसरी जो सबसे बड़ी गलती बैंक स्टेटमेंट में करते हैं वो ये करते हैं कि देखें इसमें दो तरह की इनकम्स हैं। एक आपकी रेगुलर इनकम है, ठीक है, जिसको Right. आपने स्ट्रीमलाइन करके वीज़ा ऑफिसर को ये बताना होता है कि मैं महीने के इतने पैसे कमा रहा जी। हूँ Running और ये account मेरी है। स्पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या एक कॉन्सेप्ट है, वो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जी अच्छा बैंक स्टेटमेंट जितनी ज़्यादा बड़ी होगी या तगड़ी होगी उतना वीज़ा ऑफिसर इम्प्रेस होगा। जी। नो, यू हैव टू जस्टिफाई एवरी सिंगल अगर ट्रांजैक्शन। आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ आपका इनकम टैक्स भी नहीं मिल रहा तब भी आप Exactly. और फिर एकदम से दूसरा ये रातों रात सबसे बड़ी जो आपने गलती बिल्कुल करते मंगवा ली हैं, है। एक बैंक स्टेटमेंट रनिंग चल रही है उसमें आप अपना बैलेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, उसमें आपकी रनिंग इनकम भी आ रही है, आप उसमें स्पेंड भी कर रहे हैं। अब एकदम से आप उसमें 10 लाख डाल देते हैं कि मैं वीज़ा ऑफिसर को बताऊं कि जी ये मेरे पास 10 लाख और भी है, और लेट सपोज आपकी बैंक स्टेटमेंट 10 लाख की चल रही है, आपने 10 लाख इकट्ठा डाल दिया, स्टेटमेंट 20 लाख की होगी। वीज़ा ऑफ यूके में, ख़ास तौर पे यूके में वीज़ा ऑफिसर उस अनजस्टिफाइड ट्रांजैक्शन की बेस के ऊपर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करता है। एक सवाल मेरा आप दोनों से है। जी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान, क्योंकि हर मुल्क जो भी चाहे वो यूएसए हो चाहे वो यूके हो, वो ये चाहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए। राइट। और यूके ख़ास तौर पर इस हवाले से देखा जाता है कि वो ये जब अगर कोई इन्वेस्टमेंट वीज़ा अप्लाई करता है या बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करता है तो वो बहुत कई दफ़ा वो जस्टिफाई नहीं कर पाता शख्स के भी मेरे पास जो इतनी मेरे पास वसाइल हैं, एसेट्स हैं, उसके साथ मेरा टैक्स मैच करता है कि नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनको वीज़ा दे दिया जाता है। उससे ज़्यादा जो चीज़ मैटर कर रही होती है, देखिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योरल वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंट्री का, उसमें दो चीज़ें हैं। एक, इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव का मतलब ये कि एक कुछ नया आइडिया जो ऑलरेडी वहाँ पे हो रहा है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू सी दैट। यस। दूसरा, आप उस कंट्री में उस बिजनेस से वहाँ के लोकल्स के लिए और वहाँ के सिटीजन्स फायदेमंद के है या लिए नहीं, right. कितनी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपकी ये दो चीज़ें मैच कर रही होती हैं तो वहाँ पे हल्की फुल्की लीनियंसी वो शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों कहा जाता है कि यूके जो है वो हेवन है जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है दुनिया में, उन लोगों के लिए वाई ब्लैक मनी वाला तो टू बी ऑनेस्ट आई विल नॉट बी एबल टू क्योंकि मेक अ लोग कमेंट वहाँ ऑन पे दैट। जाके ऑफशोर कंपनीज रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और जो अच्छा, यूके में ऐसा नहीं है। यूके में ऑफशोर कंपनीज जो यूरोपियन एरियाज में ऐसा है। आई एम नॉट श्योर ऑफशोर कंपनीज, आई डोंट नो वो किस तरह हम उसको क्या नाम है जस्टिफाई करेंगे ऑफशोर वालों को। लेकिन यूके में अगर ऑफशोर कंपनीज आप रजिस्टर, देखिए ऑफशोर कंपनी एक तो रजिस्टर नहीं होती, और अगर आप एक ऑफशोर कंपनी खोल भी लेते हैं कि जी अच्छा ये मेरी कंपनी है, मैं यहाँ पे यूके से ऑपरेट That's कर रहा not credible, हूँ, लेकिन उसकी जब तक आप credibility उसका नहीं है, टैक्स right. नहीं पे कर रहे, आप वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट और उनकी काउंसिल के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो आपको उसका किसी भी तरह का ठीक, बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक हम जानेंगे आगा, उमर से भी जानेंगे और बिलाल से भी जानेंगे इमिग्रेशन की जो कानून है पाकिस्तान में। लेकिन इससे पहले हम लेंगे एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाना है और मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरा जी। एक भाई है, वैसे तो आधी फैमिली हमारी यूएस में रहती है, मेरे पेरेंट्स को भी ग्रीन कार्ड मिल चुका है, लेकिन अभी भाई को ग्रीन कार्ड नहीं मिला और वो इस टाइम पे विजिट वीज़ा पे गया हुआ है यूएस। मेरा ये सवाल है कि क्या वो वहाँ पर अंडरग्राउंड रह के कोई जॉब वगैरह कर सकता है, कोई बिजनेस बाय कर सकता है, ताकि वो वहाँ पर उसको नेशनैलिटी मिल जाए वर्क पर्पस के हवाले से। मेरा ख्याल है विजिट बहुत वीज़ा पर ये शुक्रिया। चीज़ें अलाउ नहीं होती। विजिट वीजा पे आई थिंक नहीं, विजिट वीज़ा पे इट्स वायलेशन, उसकी सैलरी भी हाफ हो जाएगी। बिल्कुल आपकी इमिग्रेशन वायलेशन है, क्योंकि विजिट वीज़ा इज जस्ट फॉर विजिट। या और अगर आप पकड़े गए, आप डिपोर्ट होंगे और आपके ऊपर बैन Blacklist। भी लग जी। जाएगा परमानेंट। बिल्कुल। अगर वो सॉरी, हाँ जी जी, मैं बहुत सारे लोग पाकिस्तान से और दुनिया के बेशतर ममालिक से जो वहाँ जाते हैं, अमेरिका के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि वैसे वो ये नहीं कि हर बंदे को रोक के चेक करें और नहीं, फौरी- बिल्कुल ऐसे नहीं। लेकिन जब वो चेक करते हैं और अगर आप इलीगल स्टे पे हो तो वो आपको फौरी वापस सिस्टम में भेज नाम आ गया है, हाँ यू जी। विल बी डिपोर्टेड। उनके पेरेंट्स पे जैसे इज्जत देखिए, उनके पेरेंट्स के पास तो ग्रीन कार्ड है, लेकिन अगर उनका बेटा ऐसी हरकत करता है कि विजिट वीज़ा के दौरान इलीगली वर्क काम करेगा, पहली बात तो ये
कि अगर आप विजिट वीज़ा पे इलीगली काम करें तो आपकी जितनी भी सैलरी बनती होगी वो आपको हाफ मिलेगी, और आप कभी भी पकड़े गए तो यू विल बी डिपोर्टेड। क्योंकि आपको कैश थोड़ा सा मैं आपको अंडर यहाँ द पे टेबल करता हूँ। जॉब हाँ जी, इट्स अंडर द टेबल बैन भी जॉब, किया जा सकता है। बैन भी कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द लेकिन सिचुएशन। उसके बावजूद बहुत सारे लोग वहाँ रहते कार्ड पे हैं। कोई असर पड़ सकता बिल्कुल है? रहते हैं, जी, बिल्कुल रहते हैं। मुझे ज़रूर बताइए। उसको ना ये वाला बेसिकली पॉइंट है कि विजिट वीज़ा पे ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू कैन नॉट वर्क, Yes. नो मैटर course, of course, you अब just जो wanna visit By law. बाय लॉ यू कैन नॉट वर्क। Yes. Yes. अब जो हम हाफ सैलरी वाली बात करते हैं उसको उसमें बेसिकली इसकी क्लैरिटी ये है क्योंकि आप टैक्स नेटवर्क में नहीं आते ना, आपको कैश देते हैं पैसे। एग्जैक्टली जब आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है You टू don't have a वर्क, bank, you don't तो have anything, आपको right. जाहिर बात है जब वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अव्वल तो ऑर्गेनाइजेशंस को वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस आपको ये अपॉर्चुनिटी देती नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। टेक अवेज हो गए और जॉब्स करके जो आपको पैसे मिल रहे Yes, होते हैं yes, yes. वो भी आपको वो बेसिकली देते हैं कैश इन हैंड। Credibility Yes, नहीं वो होती भी है। इसके फॉर hours इंस्टेंस के कोई हिसाब पेंट से, वाला हाँ। है तो उसको उसने अपनी एक बिल्कुल। दिहाड़ी लगाई, एक gig मजदूरी कर की लिया और उसको आपने। कैश दे दिया, जो ना तो वहाँ पे कहीं पे रिकॉर्ड है उसका जिसने दिया, ना लेने वाले का कोई रिकॉर्ड है, तो ऑब्वियसली वो पैसे कम मिलते हैं, उसको credibility कैश इन बहुत हैंड ज़्यादा कहते हैं। खराब बिलाल, होती है। आपसे एक सवाल मैं पूछना जी, चाहूँगा कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है असाइलम के हवाले से कि जो लोग बाहर जाकर असाइलम अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पर पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, और इस हवाले से मुझे बताइएगा कि क्या उन लोगों के साथ मतलब होगा, इसका क्या नतीजा होगा जिसका यहाँ पर पासपोर्ट कैंसिल कर दिया और वो वहाँ पर असाइलम में है। डिटेल जरा बताइए जी, क्या देखें, इस पे फैसला बहुत हुआ है? एक अहम क्वेश्चन आपने किया है। रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये किया गया कि जो भी बाहर असाइलम अप्लाई करेंगे उनका हम यहाँ से पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। देखें, एक जो पहले ही असाइलम अप्लाई कर रहा है और आप इधर उसका पासपोर्ट कैंसिल कर देते हैं, इन केस कि अगर उसका वहाँ पे असाइलम वो भी कैंसिल कर दिया जाता है तो वो क्या है, वो तो स्टेटलेस हो गया। बिल्कुल। आप उसे एक स्टेटलेस कर रहे हैं, फिर आप ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट जस्ट लाइक अ पर्सन, जब आप एक पर्सन के राइट्स को वायोलेट कर रहे हैं तो वो स्टेटलेस हो चुका है, उसके अच्छा, पास So you do not agree to this idea जो इसमें अभी ये तक चीज़ है ना present कि हुआ है। देखें, अगर आप यहाँ पर पाकिस्तान में उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाता है तो मेरा ख्याल है उसके असाइलम के ग्राउंड्स भी मजबूत हो जाते हैं वहाँ पर, कि वो ये कह सकता है कि जी मुझे तो अब पीछे से मैं जा ही नहीं सकता। देखें, वो एक अलग चीज़ है कि उसके वो ग्राउंड्स हैं मजबूत हो रहे हैं। इन केस अगर वो खारिज कर दिया जाता है तो उसके साथ क्या होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में भी नहीं आ सकता, वो तो स्टेटलेस हो गया। एक इसमें जो तो फिर मेरे सबसे ख्याल से अहम वहीं पे चीज़- रहेगा ना जहाँ जी, पर वो है। वो asylum ये में केस रहेगा। हुआ तो फिर asylum में सबसे रहेगा। अहम चीज़ कि अगर ऐसा करते हैं तो वो एंटी स्टेट होगा, वो किसी टेररिज्म एक्टिविटीज़ की तरफ देखिए, जाएगा। जब आप असाइलम क्योंकि बिलाल ना अप्लाई वो उनका करते हैं है, कहीं पे भी, तो आप यही कहते हैं ना कि जी मेरी ये वजूहत हैं, चाहे वो रिलीजन बेस पे हो या किसी भी बात पे, कि Fear जी of मैं वापस नहीं जा सकता, मेरे साथ ये मसला है। तो जब आपकी ग्राउंड ही क्लियर होगी कि आपका और उन्होंने पाकिस्तान इस वालों चीज ने पे आपका स्टैंप पासपोर्ट लगा कैंसिल दी कि कर हमने तो दिया। इसको स्टेटलेस कर दिया, तो फिर recently- सामने वाला तो वेलकम करेगा। recently यूएसए ने इसमें बड़ी स्ट्रिक्टनेस की है कि जो भी असाइलम अप्लाई कर रहे हैं वो उन्हें पहले इजीली दे दिया जाता था, अब जो है कि वो मेक्सिको में उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, In case बिल्कुल। अगर वो रिजेक्ट करते हैं, एक हमारे पास है तो सही ना कि अगर वो केस होता है वो तो स्टेटलेस हो गया, उसके लिए हमारी स्टेट ने क्या सोचा है कि उसके साथ है तो वो पाकिस्तानी हमारा, उसने यहाँ से बाय बर्थ वो पाकिस्तानी है। सो ये जो आइडिया है, जो नया कानून आ रहा है, बिल्कुल। हम सब जिसके बारे ये में फैसला discuss किया करें, गया आई है। थिंक ये फिर मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। आप जी, मेरी इस तरह आपकी नज़र में opinion है। इससे इससे नहीं, बुशरा नहीं, मेरा ख्याल है जो violation वहाँ पर होगा। असाइलम अपना strong अप्लाई हो कर रहा जाएगा है case। उसके लिए मसला नहीं है, मसला तो नेगेटिविटी तो पाकिस्तान इसमें की और Absolutely. देखिए I would अगर like to केस तो add स्ट्रॉन्ग हो something. जाएगा। जी जी, बिलाल साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि अगर एक पर्सन का यहाँ से पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाता है, उसका असाइलम वहाँ पे भी नहीं मिलता, तो जो हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कन्वेंशंस हैं जिसके हम सिग्नेटरी भी हैं, जिसका यूके भी सिग्नेटरी है, Right. पाकिस्तान भी है, यूएस भी है, तो उसकी वायलेशन होगी। बिल्कुल। लेकिन हमने ये देखना है कि असाइलम किन ग्राउंड्स पे लिया जाता है। जी। असाइलम लिया जाता है, असाइलम का जो बेसिक ग्राउंड है वो है परसिक्यूशन, कि मेरी परसिक्यूशन की जा रही है स्टेट में ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन बेसिस ऑफ कलर और ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इससे नेगेटिव इंप्रेशन किसका जा रहा है? स्टेट का जा रहा है। जब स्टेट का नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, स्टेट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होगी, स्टेट में जो दूसरे पर्सन ऑलरेडी रह रहे हैं उनका जो वीज़ा अप्रूवल रेशो है वो कम होगी, और स्टेट के लिए वो पर्सनस इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिक्योरिटी। देखिए ना, स्टेट तो यही कह रही है ना कि अब तुम यहाँ नहीं आ सकते, तो जितनी देर तक उसका असाइलम अप्रूव नहीं होता वो तो वैसे भी नहीं आ सकते। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करता और वो हूँ तो इसका strong हो गया ना case। हाँ जी। कैंसलेशन है, पासपोर्ट की जो कैंसलेशन है, देखिए
वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं, जो असाइलम सीकर्स होते हैं, उनकी ड्यूरेशन इतनी गुजर गई होती है कि उनकी पासपोर्ट की बेसिकली जो वैलिडिटी होती है वो भी ख़त्म हो गई होती है। जी जी। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना ठीक हूँ इस बात के ऊपर, वो बाकी ऑब्वियसली इसके ऊपर अपना व्यू दे सकते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये कहता है कि जिनके पासपोर्ट्स वगैरह कैंसिल होते हैं, बेसिकली स्टेट ने उनको पासपोर्ट वाली साइड से जो है वो फ्री कर दिया, ठीक है। लेकिन जब भी असाइलम का केस चलता है, सबसे पहला जो एक वकील या कोई लॉयर जो इमिग्रेशन को समझता है, वो सबसे पहले ये उस असाइलम सीकर को सजेस्ट करता है कि तुम अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक दो। सही, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आपको विद इन सेकेंड्स डेपोटेशन की तरफ लेके जाता है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होता तो उसमें फिर टाइम लगता है। बिल्कुल, आपको ग्राउंड हो जाती है। वहाँ की स्टेट यहाँ की स्टेट के साथ कांटेक्ट करती है, जिसकी बेस के ऊपर उसके डेपोटेशन लेटर्स जब तैयार होते हैं, उसको तैयार होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि उसके लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सही, दो तरह की चीज़ें, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है और एक पासपोर्ट होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो वो जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, अगर आप किसी को डिपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट के बिहाफ पे एक्ट काम करता है। ठीक है, ठीक। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये कहता है कि अगर उन्होंने एक तो पासपोर्ट कैंसलेशन की तरफ ही अपना लॉ पास किया है, तो नंबर 1 उन लोगों को डिस्करेज करने के लिए किया। नंबर 2, मेरा ख्याल है कि एज सच उनकी ट्रैवलिंग के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो बॉर्न एंड ब्रेड पाकिस्तानी अगर हैं या किसी भी और कंट्री के हैं, एग्जैक्टली, दे कैन कम बैक, क्योंकि उनका पास सीएनआईसी है। इन्होंने सही कहा है, लेकिन पासपोर्ट वो फाड़ते हैं, वो फेंकते हैं जो इलीगली एंटर होते हैं। सही, जो लीगली एंटर होके असाइलम सीख कर रहे हैं, वो कभी भी अपना पासपोर्ट फॉर द बैकअप प्लान, राइट, ग्राउंड्स लेने के लिए। ऑब्वियसली देखिए इज़्ज़त और देखिए बासित, आप दोनों की बात बिल्कुल ठीक और वैल्यूएबल है, बिकॉज इट डिपेंड्स अगेन ऑन द इंडिविजुअल सिचुएशन कि वो किस सिचुएशन से गुजर है। लेकिन हम इसी के साथ साथ एक कॉल भी ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम, सोहेल बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी जी, मैं टेक्सटाइल सेक्टर में काम करता हूँ। मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ अपना यूएसए में। तो उस लिहाज से मैंने आपसे ये पूछना था कि बिजनेस वीज़ा के लिए कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है उधर जाने के लिए, और क्या प्रोसीजर है सारा? मेरा ख्याल है ये एसएसआर के उस पे एजेंडे में तो 0.8 मिलियन से स्टार्ट हो जाता है डॉलर से। बिजनेस वीज़ा की तरफ जाती है कैटेगरी या नहीं? ये देखिए, ये एक लेंथी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सबसे पहले तो इनको अपना एक कंपनी प्लान देना है, प्रपोजल देना है यूएसए को कि किस टाइप का बिजनेस वहाँ ओपन करें। लाइक आई मेंशन, हम एंटायर प्रोसेस तो नहीं बता सकते, मैं मोटी मोटी बात बता देती हूँ कि उससे आपकी 10 जॉब मार्केट में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं कि आपने उनको प्रॉमिस करना है कि ठीक है, मेरे इस बिज़नेस से 10 लोगों को मैं जॉब्स प्रोवाइड करूँगा। फिर आपका कैपिटल कितना है, जितना ज़्यादा आपका कैपिटल ऊपर डॉलर्स में जाएगा, $1000 में आपका बढ़ता जाएगा। एक लिमिट है, वहाँ से स्टार्ट होता है कि कम से कम आपका $500,000 होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से अगर हम कन्वर्ट करें तो 10-15 लाख बनता है। जी 15-20 करोड़, सॉरी करोड़ों में स्टार्ट होता है। तो अगर आप इस काबिल हैं, बहुत स्टेबिलिटी चाहिए आपके बिजनेस को, अगर आप वाकई अपना सच मनी। अच्छा, ये इधर बताइएगा कि क्या ये तरीका कार दोस्त है, अगर आपके पास वसाइल हैं तो पहले आप विजिट वीज़ा लें, वहाँ जाएं, वहाँ पे देखें आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस सेक्टर में कर सकते हैं, फिर आप वहाँ जाके अप्लाई करें। तो क्या ये ज़्यादा बेटर है? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तभी B1 B2 जो है उसमें बिजनेस भी आता है। आप वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, आप मीटिंग्स कर सकते हैं। ऑल्दो यू कैन नॉट अगेन वर्क और डू एनीथिंग, आप मीटिंग कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं वहाँ पे जाके। फिर एक और अमेरिका में है ट्वीटी ट्रेडर, हम उसमें फॉल करते हैं, पाकिस्तान भी उसकी कैटेगरी में है कि ऑलरेडी अगर आपका इस तरह का बिजनेस है जो यहाँ से फॉर एग्जांपल अमेरिका में इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ, यहाँ बैठे हुए, तो आप उसके तहत भी अपनी वहाँ पे भी LLC ले सकते हैं, क्योंकि हम ट्वीटी ट्रेडर के मेंबर्स हैं। तो ये कैटेगरीज हैं, थोड़ी सी वास्ट है, इनमें खाली लॉयर का काम नहीं है, इमिग्रेशन लॉयर का। इज़्ज़त ये बताइएगा कि क्योंकि अगर कंपैरिजन किया जाए टू अदर कंट्रीज़, तो अमेरिकन एम्बेसी को कंसीडर किया जाता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है इंटरव्यू के लिहाज से। मतलब दूसरी UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, वो इंटरव्यू नहीं करते वीज़ा देने से पहले। लेकिन अमेरिका हर कैटेगरी में पहले इंटरव्यू ज़रूर करता है, चाहे वो विजिट वीज़ा ही क्यों ना हो। तो इंटरव्यू कितना स्ट्रिक्ट होता है और ये कितना वैल्यू करता है आपके वीज़ा एप्लीकेशन? ये बहुत आपने अच्छी बात किया होगा। बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ नाज़रीन को रिलेट करते हुए बताएं कि इंटरव्यू वीज़ा कैटेगरीज के हिसाब से आपको कितना जेन्युइन और कितना सिंपल रखना चाहिए। बिल्कुल, वाकई आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जिस तरह से आपने कहा कि बाकी कंट्रीज जो हैं वो डॉक्यूमेंट बेस्ड हैं,
वहाँ पे जो ऑफिसर है दे आर लाइक ट्रेंड, आप कह लें कि बॉडी लैंग्वेज को लर्न करने वाले। सबसे पहले तो बात यही है कि एक सारे आपको बात समझाते हैं कि आप सच बोलें। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट थोड़ा बहुत आपने कुछ गलत बोल दिया, इट्स फाइन, वो सबसे पहले आपको जज करते हैं। अब विजिट वीज़ा है, उसमें वो मोस्टली डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते हैं, ना आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं। क्लियर ऑन योर मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैं लास्ट टाइम गई, मैं खाली सिर्फ वही DS 160 लेके गई हूँ, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो दे जस्ट आस्क यू क्वेश्चंस, वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते। फिर अगर आगे आपका जिस तरह इन्वेस्टर वीज़ा आ गया, उसमें फिर आपने बैंक स्टेटमेंट्स लेके जानी, अपने टैक्स, अपने प्रॉपर्टीज, अपना प्रपोजल प्लान, वो एक एक निट्टी गिट्टी डिटेल्स देखेंगे और पूछेंगे। इवन दो कि मैंने ये भी देखा है कि कुछ इंटरव्यूज़ में ये भी दिखाते हैं कि ऐसा भी होता है कि अक्सर अगर आप वर्क वीज़ा पर वहाँ पे जा रहे हैं और आप कुछ स्किल्ड हैं और आपको वहाँ से ऑप्शन, मतलब कोई स्पॉन्सर भी है किसी कंपनी की तरफ से, फिर भी वो आपसे इंटरव्यूअर जो है वो ये ज़रूर पूछता है और सेटिस्फाई आपने उसको करना होता है कि भाई मैं वहाँ जाकर परमानेंटली नहीं रहने वाला, और मैं यहाँ पर इसलिए था और मैं वहाँ इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं बेटर अपने, मतलब देखिए ये जो आप बात करें कैटेगरीज की, अगेन नॉन इमिग्रेंट पे हमने उनको ये कन्विंस करना है कि देखें जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वही काम करना है और हमने वापस आ जाना है। बिल्कुल। फिर अगेन इमिग्रेंट वीज़ा है, उसमें अगर फैमिली है तो वो आपकी फैमिली टाइज पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स भी करें तो पेरेंट्स के भी पर्सनल क्वेश्चन, स्पेशली जहाँ पे स्पाउस आ जाता है, वो फेक मैरिजेस बहुत होती हैं, तब वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, पर्सनल भी कर सकते हैं। फिर डिपेंड करता है कि आपका क्या कैटेगरी है, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादा लेंथी होता है या वो इन्वेस्टर वीज़ा का होता है या फिर वो इमिग्रेंट जो आप फैमिली बेस से इमिग्रेशन करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब आप वहाँ से केस फाइल करते हैं स्पाउस वीज़ा के लिए, तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट केस अपना फाइल कर देते हैं और कुछ होते हैं जो कि मतलब विद लॉयर, मतलब जो है ना अपना केस थ्रू लॉयर फाइल करते हैं। और ये भी ज़्यादा तादाद उन लोगों के केस ज़्यादा जल्दी अप्रूवल हो जाते हैं, स्पेशली कोविड के बाद जब डिले आ गया वीज़ाज़ प्रोसेस में, तो उन लोगों के वीज़ाज़ जल्दी अप्रूव हो गए, स्पाउस वीज़ा, जिन्होंने लॉयर के थ्रू अपना केस फाइल किया। इसकी क्या वजूहत है? देखिए इसकी वजूहत सबसे पहले ये, लोगों को लगता है कि ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेप हैं। आपका I-130 की पिटिशन होती है, फिर आपका नेशनल वीज़ा सेंटर में जाता है, आपने डॉक्यूमेंटेशन गैदर करनी है। जितनी जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट्स, I-864 एक आपका फॉर्म होता है, बहुत लेंथी होता है, जिसमें आपको वो फाइनेंशियल सपोर्ट शो करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब तक आपको समझ नहीं आएंगी, आप इधर उधर से नेट से पिक तो कर लेंगे। तो लॉयर का ये नहीं है कि प्रोसेस ज़्यादा जल्दी हो जाता है या USCIS लॉयर को देके ज़्यादा, इस तरह की बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपका लॉयर आपका प्रोसेस जल्दी करवा देता है। ये भी तो होता है ना कि वहाँ पर, क्योंकि आप सब भी इस बात शायद एग्री करेंगे कि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो एम्बेसीज़ होती हैं वो इमिग्रेशन लॉयर्स के साथ बाकायदा मंथली मीटिंग्स करती हैं और अपने अपने कंसर्न्स वो सामने रखते हैं और पॉलिसीज इस लिहाज से बनाई जाती हैं। आप इस बेसिकली ना डिसीजन के ऊपर एज सच इम्पैक्ट नहीं होता, बट पॉलिसीज के ऊपर होता है। अब जिस तरह इन्होंने मिस ने बात की कि अब देखें एक ले मैन है, मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब उसको नहीं पता फॉर इंस्टेंस के क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसने पढ़ा देखा, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह की रिक्वायर्ड होती है, ऑब्वियसली इमिग्रेशन लॉयर्स दे हैव स्पेंड इयर्स और वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो मींस कि एक ले मैन है वो जब अप्लाई करता है और उसको मींस के महीने के बाद रिप्लाई आता है, अच्छा जी अब ये चीज़ चाहिए, अब ये चीज़ चाहिए, फिर महीना गुजर जाता है, फिर 2 महीने गुजर जाते हैं, तो लॉयर्स आर प्रीटी ऑब्वियसली दे आर वेल ट्रेन्ड अबाउट इट, ठीक है। तो वो बेसिकली जो 6 महीने वाला काम है उनको एग्जैक्टली पता होता है कि अच्छा अगर ये वाला एप्लीकेशन ऐसे डालेंगे तो उसका ये आउटकम आएगा, वो ये पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। आई नो, मतलब दो शुरू में ही उस तरह से अप्लाई करते हैं। मुझे देखें, एक ड्यूअल नेशनैलिटी होती है। फॉर एग्जांपल आप उस स्टेज पे पहुंच गए कि आपके पास US का पासपोर्ट है या UK का पासपोर्ट है या यू हैव अ यूरोपियन पासपोर्ट, लेकिन इसके साथ साथ यू वांट टू कीप अ पाकिस्तानी पासपोर्ट एज वेल। वी टॉक अबाउट पाकिस्तानीज। उमर, आप मुझे बताइएगा, एंड बिलाल आप भी बताइएगा कि ड्यूअल नेशनैलिटी रखने से कोई फ़ायदा है या क्या फ़ायदे होते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि आपके खुदा ना खास्ता आपके पास अगर पासपोर्ट है तो जो बाहर का कंट्री है वो कोई कैंसिलेशन हो सके, कोई ऐसा फिर रह जाता है पासपोर्ट के बाद भी, कोई ऐसे मसले हो सकते हैं? देखें, ये पाकिस्तान में जैसे कि ड्यूल नेशनैलिटी पे आप देखते हैं, पार्लियामेंट में हमारे काफ़ी ये केसेस सामने आते हैं कि इसके पास ये ड्यूल नेशनैलिटी होने की वजह से ये पार्लियामेंट का मेंबर या ये कैबिनेट का मेंबर नहीं बन सकता। तो उसके लिए ये एक अहम इशू आ सकता है, क्योंकि जब भी कोई कैबिनेट मीटिंग में बैठता है
तो वो सिक्योरिटी इश्यूज या जो मुल्की मामलात हैं वो देख रहा होता है, तो वो वहाँ का भी नेशनल है, पाकिस्तान का भी नेशनल है, तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी है। जी जी जी। अगर तो आप सिंपल रहना चाहें फिर तो नो इशू, लेकिन अगर आपने कुछ अथॉरिटी रहनी है, कुछ ओहदों पे आना है, तो फिर इस केस में ये चीज़ जो यानी कि आपको सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट की हैसियत से ही इफ़ यू वांट टू टर्न इनटू अ पॉलिटिशियन और ऐसे कुछ सर्टेन गवर्नमेंट सर्वेंट्स अगर आपने बनना है तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा कोई पासपोर्ट नहीं रख सकते। इसमें एक और सजेशन है, सिर्फ 1 मिनट चाहूँगा लास्ट जी, जी, जो उन्होंने पूछा कि जो एम्बेसीज हैं बाहर वो इमिग्रेशन लायर्स के साथ मंथली बेस पे या वीकली बेस पे गुफ्तगू करती हैं। हमारे बहुत से पाकिस्तानी जो यूरोप में, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इवन यूके, अरब अमारात में जो लेबर बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर रह रहे हैं, तो इनके लिए वहाँ पे इमिग्रेशन के बहुत ज़्यादा इशू हैं। और हमारी अगर आप इकानमी देखें तो वो उन्हीं के थ्रू चल रही है, बाहर से रेमिटेंस आती है और हमारी पाकिस्तान की सारी इकानमी चल रही है। हमने देखना है कि हम उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। उनके वहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो मेरी जो इसमें हुकूमत से भी एक रिक्वेस्ट है, सजेशन है, वो ये है कि हमारे पास लायर बहुत ज़्यादा हैं। ये एक बहुत अहम प्रोफेशन है, ये कायद का प्रोफेशन, अल्लामा इकबाल का प्रोफेशन, इन्होंने कौमों को आज़ादी दिलवाई है। इससे हम इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसमें हम पोटेंशियल है। बिल्कुल आप इनके साथ, ये है हुकूमत वक्त लायर्स को ट्रेन करे, बिल्कुल और सही पाकिस्तानी सफारत खाने अच्छा, हर मुल्क आपने में जो वहाँ पे उनको पॉइंट करे। आपने रेमिटेंस की बात की, मैं चाहूँगा आप पॉइंट बहुत करे प्यारी और बात कर दी फ्री ऑफ आपने। कास्ट जो पाकिस्तानी वहाँ पे उनके मसाइल सुने और फिर फोर हल किए जाएं। बिल्कुल सही बात की। देखिए आगा कि जो सफारत खाने ऑलरेडी पाकिस्तान के इंटरनेशनल कंट्रीज में है, वो एटलीस्ट वहाँ के पाकिस्तानी को तो मौका दें, यूज किया उनके जाए, साथ एसोसिएट रखें, उनको यूज करें रादर देन उनको रखें। यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, रेमिटेंस की बात आपने की, एक खबर है कल की के 2023 में जितनी फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान को आई उससे ज़्यादा पाकिस्तान ने पैसे बाहर भेजे वीज़ा एप्लीकेशंस की मद में, फीसेस, और 98% वीज़ा रिजेक्ट हुए। इसकी क्या वजूहत हैं? इसकी वजूहत में जिस तरह हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे लाहौर है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, कराची है, वहाँ पे हर गली में आपको एक एजेंसी मिलेगी जो वीज़ा का और ट्रैवल का और टूरिज़म का काम कर रही है। जैसा मैंने पिछली दफ़ा बताया था, उनकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक से ज़्यादा नहीं होती, वो बिल्कुल अनक्वालिफाइड बंदे होते हैं और उन्होंने पैसे वगैरह चला के सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हम आपका वीज़ा लगवाते हैं, आपसे 50,000 रुपये लेंगे, वो सिर्फ आपसे आपका पासपोर्ट लेते हैं, फेक डॉक्यूमेंटेशन के, बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वो खुद से फेक करते हैं, आपसे वो कुछ भी नहीं लेते। इवन कि आपकी मदर का नेम भी जो है दुबई का वीज़ा अप्लाई करते हुए या यूरोप में किसी मुल्क का अप्लाई करते हुए, ये मैंने खुद देखा है, मेरी आंखों देखा हाल है, वो आपकी मदर का नेम तक फेक लिखते हैं। वो क्या बात ये बताते हैं जी कि आपका वीज़ा जो है वो जल्दी लग जाएगा, हमें टेक्निकलिटीज़ का पता, उन्हें टेक्निकलिटीज़ का बिल्कुल नहीं पता होता। जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन ही सारी फेक होनी है तो आपका वीज़ा कैसे ग्रांट होगा? बिल्कुल नहीं ग्रांट होगा। तो जो क्वालिफाइड बंदे हैं, जिनके पास नॉलेज है, जो ट्रेंड हैं प्रोफेशनली, वो क्या करते हैं, वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपका पासपोर्ट लेते हैं, आपका CNIC लेते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। पहले आपका ओवरऑल केस देखते हैं कि आप किस कैटेगरी में एलिजिबल हैं और वो आपको बताते हैं कि आपके वीज़ा लगने के चांसेस कितने हैं। एंड इफ़ यू स्टिल वांट टू टेक द चांस, तो फिर वो आपका अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए आप सब लोग के जिन ममालिक की हम बात कर रहे हैं, इनके अंदर अनस्किल्ड कैटेगरी में कौन से लोगों, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है कि कौन से वीज़ाज़ हैं ऐसे जिसमें अप्लाई किया जा सकता है? इसमें भी डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ की यूनियंस हैं, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। अब कंट्री की यूनियंस क्या होती हैं, जैसे हम साउथ एशिया में बात करें तो हमारी यूनियन है सार्क, इसी तरह साउथ ईस्ट एशिया में बात करें आसियान, इसी तरह यूरोप में बात करें यूरोपियन यूनियन। अब मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि ज़्यादातर लोग यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA की तरफ जाते हैं, तो यूरोप की बात करता हूँ। यूरोप में एक प्लेटफॉर्म है, कंजाइंट प्लेटफॉर्म यूरेस, EURES। उसमें कैटेगरी वाइज जॉब लिस्ट होती है, उसमें जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी जॉब लिस्टेड है और जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए भी जॉब लिस्टेड है, और उसमें बाकायदा आपको हेड्स दिए होते हैं। बिल्कुल, ये पैकेजिंग की जॉब है, ये क्लीनिंग की जॉब है, ये स्वीपर की जॉब है, ये हेल्पर की जॉब है। आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट दी होती है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको डच लैंग्वेज आनी चाहिए,
और लैंग्वेज कोर्स तो मेरा ख्याल है तमाम जगहों पे मस्ट है। लैंग्वेज तो मस्ट है। लैंग्वेज मुझे ये बताएं, स्किल्ड की बात कर रहे हैं तो स्किल्ड में किस किस्म के आ जाते हैं काम, अनस्किल्ड में किस किस्म के आ जाते हैं काम, जरा अगर हम डिटेल में ऑडियंस को स्किल्ड बताएं। प्रोफेशनल्स की बात करें, जैसे मैं लॉयर हूँ खुद, तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे लॉ के रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनमें आपको जॉब्स मिलेंगी। बिल्कुल, अगेन यूएस के प्लेटफॉर्म पे ऑन द बेसिस ऑफ आपने एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट में डिग्री की हुई है, स्टेम डिग्रीज आ जाती हैं इसमें, स्टेम डिग्रीज आ जाती इस हैं, तरह के सब्जेक्ट्स आ हाँ जाते जी हैं, आ राइट? जाते हैं, सारे आ जाते हैं। आपको इंजीनियरिंग में डिग्रीज मिलेंगी, आपको टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर जॉब मिलेगी, आपको आईटी के अंदर जॉब मिलेंगी, बेतहाशा जॉब मिलेगी, टीचिंग के अंदर आपको आजकल jobs दुनिया में मिलेंगी। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो होते हैं मेजर, जो सबसे ज़्यादा डिमांड दुनिया में आजकल साइबर सिक्योरिटी के वाले साइबर Cyber डाटा security साइंटिस्ट की भी मिलेगी। एंड साइबर सिक्योरिटी, और उनका Yes. सबसे बड़ा फायदा ये है चूंकि वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने अपना सिस्टम बड़ा अच्छा रखा हुआ है, तो आपको आपने सिर्फ कैटेगरी का इनपुट करना है, उस कैटेगरी से रिलेटेड जिस मुल्क में जितनी जॉब्स हैं वो सारी लिस्ट आपके सामने बिल्कुल निकल के ऐसा आ ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल लोग प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल तो सही अगर बात। हमारी उसके वहाँ लिए में security भी skills बहुत को सीखे ज़रूरी तो है। बाहर जाना बहुत ईजी हो सकता बिल्कुल है। सही। कुछ सब्जेक्ट्स तो आजकल स्टूडेंट्स इसलिए भी ऑप्ट करते हैं कि उनका उस रेलिवेंट कंट्री में ज़्यादा स्कोप है। फॉर एग्जांपल जब मैं डाटा साइंस की बात करती हूँ, आईटी की बात की जाए, एआई की बात की जाए, और आपने साइबर सिक्योरिटी का भी वर्ड लिया था, सब्जेक्ट का नाम लिया था, ये यूएसए में आजकल मेरे ख्याल से ट्रेंड में है। यूएसए भी ओवरऑल वर्ल्ड। यूएसए को मैं टॉप पे रखती हूँ, उसके Germany is बाद going यूके to do एंड the जर्मनी IT एंड hub यूरोप soon. कंट्रीज। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं उमर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी। मैं एक्चुअली अप्लाई करना चाह रहा हूँ स्टडी वीज़ा के लिए यूएसए में। तो मैंने जो है ना, मेरे बहुत से रिलेटिव्स भी हैं और दोस्त भी हैं जिनका जो है ना वो काफ़ी दफ़ा वीज़ा जो है ना वो रिजेक्ट हो चुका है स्टडी वीज़ा का। सही। मैं एक्चुअली सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे प्री रेक्विजिट्स हैं और किन चीज़ों की एहतियात की जाए कि जो चांसेस हैं स्टडी वीज़ा लगने के, जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। सही। अच्छा, इसके ऊपर बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए हम शुरू से ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि यूएसए का जो वीज़ा है वो इंटरव्यू बेस्ड है। स्टूडेंट्स सबसे जो बड़ी एक मिस्टेक करते हैं एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब वीज़ा ऑफिसर आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज़ योर पर्पस टू गो टू द यूएसए, और ये बड़े आराम से हम जवाब दे देते टू स्टडी, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू नो इट, ही नोज आपने एप्लीकेशन भरी है, आपने एजुकेशन के लिए एप्लीकेशन भरी है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपने ये जस्टिफाई करना है कि जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है या जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, आप उसके बारे में 110% सर्टन है, श्योर हैं, और वो वाला जो प्रोग्राम है वो आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर में आपके करियर डेवलपमेंट में किस तरह कंट्रीब्यूट करेगा। प्लस जो आपकी प्रीवियस डिग्री है, जो आप कोर्स करने वाले हैं, और जो आपकी प्रीवियस डिग्री है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको किस करियर की डायरेक्शन में लेके जाएगा। जब आप वीज़ा ऑफिसर को ये कन्विंस करते हैं कि दिस इज़ द प्रोग्राम इन विच आई हैव अप्लाइड, उसके ये मॉड्यूल्स हैं जो मैं जाके पढ़ूंगा, इस मॉड्यूल का मुझे ये फ़ायदा होगा क्योंकि मैंने पास्ट में ये वाली डिग्री की है और इस डिग्री का मुझे उसके ये फ़ायदा हुआ है, और अब मैं अपने करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये डिग्री करना चाहता हूँ और मैं यूएसए से करना चाहता हूँ क्योंकि यूएसए इज़ कंसिडर्ड टू बी द नंबर 1 डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन, और जब मैं वो डिग्री कंप्लीट कर लूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये मेरे पास। मैं आपसे स्टडी वीज़ा की बात हो रही है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसल्टेंट्स के हवाले से। जी। मैंने अक्सर देखा है कि क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया बहुत मूव करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एक हब है एजुकेशन की लिहाज से और बहुत यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वहाँ पर हैं, पूरी दुनिया से जो है ना वो स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पर एक एक कमरे के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें वो बच्चों को यहाँ से भेज देते हैं, और क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अपनी कमीशन तय की होती है कंसल्टेंट्स ने, तो वो बेचारे जब वहाँ जाके उनको पता चलता है कि ये तो एक बिल्डिंग या एक पोर्शन के लिहाज से कॉलेज रजिस्टर्ड कराया हुआ है और उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा, तो वहाँ जाके उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये ज़रा आप प्लीज़। स्टूडेंट्स को पता होता है, इट्स नॉट ओनली अ कंसल्टेंट्स थिंक, ठीक है, एक लेमैन को तो नहीं पता होता ना। एक स्टूडेंट आएगा जिसको, देखें स्टूडेंट्स की भी कैटेगरीज हैं। एक स्टूडेंट आपके पास आएगा कि जी मुझे GO8 में अप्लाई करना है, मुझे ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है, मुझे इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, उसके पास रिसर्च है उस प्रोग्राम से रिलेटेड, उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। एक स्टूडेंट आपके पास आएगा, आप सजेस्ट करते हैं, ठीक है, ये मेरा प्लान है, ये वाली सारी चीज़ें। एक स्टूडेंट आएगा, बस जी मुझे भेज दो, ठीक है, उस स्टूडेंट को ये कंसर्न नहीं होता है कि वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। देखें स्टूडेंट को
अप्लाई करना है, उसकी ज़िंदगी है, उसका करियर है, उसको भी चाहिए कि वो इस तरह के कंसल्टेंट्स को जाके ना मिले और ना उनसे एक्चुअली बात हमारे करें। यहाँ पर ज़्यादा कंसर्न सिर्फ ये होता है कि हम वहाँ पहुँच जाएं। जी, और एग्जैक्टली कि हम बस वहाँ पे पहुँच जाएं, जैसे जी वहाँ पे जन्नत है और वो हम लेकिन बस ये नहीं कर पता लें। होता कि उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचते हैं Consequences आपकी क्या हैं? डिग्री, बहुत आपका issues फ्यूचर हैं, सारा बहुत मेटेरियल पे कर रहा ये होता है। इसलिए और अब सामने आ तो- रहा है, जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये इस वजह से सामने आ रहा है कि हमें जो स्किल वीज़ा अप्लाई या विज़िट वीज़ा है वो हमें मिलता नहीं है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो स्टूडेंट वीज़ा है इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप फ़ी पे करें तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। मोस्टली लोग फिर इसलिए कहते हैं कि हमें कुछ कंसर्न नहीं कि कौन सी भी यूनिवर्सिटी हो, बस आप हमें अप्लाई करें, हम वहाँ पे पहुँच यहाँ बस, से उनका मैं ये है। ऐड करता हूँ, देखिए हम स्पेसिफिकली अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पिछले तकरीबन 1 साल से बहुत सारी वीज़ा रिजेक्शंस की हैं स्टूडेंट की। उनकी पॉलिसी तो हर साल चेंज होती है ना। 20% वीज़ा सक्सेस रेशो रही है, ऑस्ट्रेलिया 10.2% रही है अभी रिसेंटली। और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खासा इस तरह की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में क्रैक डाउन किया है, क्राइकोस कोड होता है बेसिकली प्रोग्राम का, उसके ऊपर काफ़ी काम किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन के अगर मैं आजकल की बात करूं तो कंसल्टेंट्स लिटरली ऑस्ट्रेलिया को इतना डिस्करेज कर रहे हैं। उसकी रीज़न है कि वी आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू एक्चुअली कोप अप विद द सिचुएशन। मीन्स कि हमारे में ये है कि अच्छा एक चीज़ अगर बंद है, हम ये नहीं अंडरस्टैंड करेंगे कि अच्छा उसकी रीज़न क्या है, हम अपने आप को किस तरह इक्विप कर सकते हैं कि हम उसके ऊपर प्रॉपर अप्लाई कर सकें। देखिए फॉर इंस्टेंस बीइंग माई सेल्फ, आई एम अ QEAC सर्टिफाइड काउंसलर, वी हैव इन्वेस्टेड ऑन आवर सेल्फ, हमने वो पूरा कोर्स स्टडी किया हुआ है, एग्ज़ाम दिया हुआ है। अब ये वाली जो पॉलिसीज़ आ रही थी, हम 6 महीने पहले ही स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके थे कि उन्होंने आपके फाइनेंशियल्स पे ये बात करनी है, उन्होंने आपसे जब इनकम मांगनी है तो ये करनी है, आपने सोर्स ऑफ फंड्स को कैसे रेडी करना है, आपने वो सारी चीज़ें। अब ये जो एक टिपिकल कंसल्टेंट होगा वो कभी भी स्टूडेंट को उस तरह से गाइड नहीं कर Because he सकेगा। will be just there to make money. Exactly. और इंटरव्यूअर्स की आपने बात की है, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी बात के साथ ये भी ऐड ज़रूर कीजिएगा, जिस तरह आपने समझाया है कि जो स्टूडेंट वीज़ा होता है स्टडी के लिए, जब उसका इंटरव्यू किया जाए तो वो क्या चीज़ समझाए। मेरा ख्याल है स्टूडेंट वीज़ा पे इंटरव्यू होता नहीं है। होता है। होता है। देखिए रैंडमली भी और होता ये है। भी ऑस्ट्रेलिया में बताइएगा पहले तो हर एक का होता था, कि फिर visit दरमियान में वीज़ा इन्होंने पे- खत्म कर दिया, फिर दोबारा अच्छा नहीं विजिट वीज़ा पे जब इंटरव्यू आपका होता है तो आप नाज़रीन को ये ज़रूर बताएं कि हाउ दे आर सपोज टू कॉप अप विद सच सिचुएशन इफ दे आर गेटिंग विजिट इंटरव्यू। वीज़ा अगर तो आपका पर्पस जो है वो लेजिटिमेट है और जेन्युइन है, मींस के मेक इट अप एक स्टोरी नहीं है, एक्चुअली कमिंग ठीक है, बैक, तो आपको तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। मैं अगर यहाँ पे अपनी पर्सनल एग्जांपल दे दूँ, मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, जर्मनी में लिटरली टुक 20-25 मिनट्स फॉर मी टू इवन गेट द वीज़ा। वो इतने क्वेश्चंस पूछते हैं जर्मनी कि आप अगर जेन्युइन हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मींस कि आपका पर्पस क्या है आप जस्टिफाई करें, आप कहाँ पे जा रहे हैं आप जस्टिफाई करें। आपने अभी वो आपके बात से एक बात की कि ऑस्ट्रेलिया को अब प्रेफर नहीं किया जा रहा बहुत सारे कंसल्टेंट्स की तरफ से, और यहाँ पर एक बात ऐड करूँगा कि न्यूजीलैंड को क्यों प्रेफर किया जा रहा है आजकल। मैंने इसको अभी Easy रिप्लाई access है किया, क्या? इसलिए प्रेफर नहीं किया जा रहा क्योंकि उनको पता नहीं है करना कैसे। यस ठीक है, हम तो कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कॉल ऐड करती हूँ, पर आप बेशक कंटिन्यू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम जी, उबैद रहमान सुलेमानी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, अच्छा, फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि अक्सर लोग गुर्बत की वजह से गैर कानूनी तरीके यानी कि डोंकी कश्ती के जरिए बाहर चले जाते हैं और कई लोग पहुंचते भी नहीं, रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। तो क्या ये गैर कानूनी तरीके पर लोग तो जाते ही हैं चलें, लेकिन जो लेकर जाते हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती? जी, सबसे पहले तो ये कि डंकी के ज़रिए आज से नहीं, लोग बहुत सालों से जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद है, स्पेशली जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उधर से तो लोग, क्योंकि मैंने आपको पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि लोगों का ज़्यादा कंसर्न है कि हम यहाँ से बाहर निकल जाएं और कहीं पहुँच जाएं। उसके लिए वो कोई लीगल या इलीगल रास्ता जो है कि अपनी अवेयरनेस के मुताबिक वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि डंकी माफिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। हमारा इशू ये है कि बहैसियत कौम हम एक इशू होता है आज तो हम उसे हाईलाइट करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम गुजरता है तो हम उसे भूल जाते हैं। अब देखें ना, वो एक वाक़या हुआ था जो कश्ती ग्रीस में हुआ, यूनान में 300+ लोग उसमें पाकिस्तानी थे, स्पेशली ये हमारा गुजरात एरिया है वहाँ के, और वो इस तरह ट्रीट करते हैं, वो रेस्क्यू भी नहीं करते, कुछ कार्रवाई नहीं की जाती, कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक दफ़ा अगर स्टेट की तरफ से इसमें लाज बनाए जाएँ, उस पर कार्रवाई की जाए, इसकी एक दफ़ा हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया का सबसे बड़ा माफिया है जी, और ये पूरी दुनिया में है। गिरफ्त नहीं डालने वाला इन पे।
मेरे ये ख्याल में issue है इसमें main, जब ज़्यादा तक ये लेकिन नहीं आप होगा, ये नहीं रुकेगा। हम नाज़रीन को जरूर डिस्करेज करेंगे कि डंकी का जो ये जरिया है, मैकेनिज्म है, ये बिल्कुल भी लीगलाइज नहीं है, ये इट्स हार्श नॉट अ वर्ड्स स्मूथ नेशनल मैकेनिज्म। टीवी पे आई डोंट नॉट वांट टू यूज इट, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली तौर पे सुना हुआ भी है, देखा हुआ भी है। इट्स अ नाइटमेयर। बिल्कुल। वहाँ पे नहीं नहीं, दिस इज अ वेरी बैड आइडिया, प्लीज आप इसको सोचो टॉर्चर भी मत। करते हैं फिजिकली, और आपके इर्द गिर्द अगर ऐसा कोई डंकी वाला वाकया है इसमें तो आप उसको 90% बिल्कुल चांस है करें। कि आप नहीं पहुंच सकते। प्लीज लीगल वे इज द बेस्ट वे Yeah. एंड गेट योर कंसल्टेंट्स जो कि पढ़े लिखे, जिन्होंने खुद ट्रेनिंग्स ली हुई, जैसे बासित अभी आपने खुद बताया कि आप लोग कंसल्टेंट्स हैं, लेकिन प्रॉफिट मनी मेकिंग में, और एक जेन्युइन कंसल्टेंट जो सिचुएशन के हिसाब से बच्चे के गाइड कर सके जेन्युइनली, देयर इज अ डिफरेंस। सो प्लीज गेट टू योर वेरी जेन्युइन कंसल्टेंट और अगर and get आप the हाँ जी, ideas. और अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं निकलता और आप समझते हैं कि मैं किसी की वीज़ा कैटेगरी में एलिजिबल नहीं हूँ, तो फिर शुक्र अदा करके अल्लाह ताला की ज़ात का आप अपने मुल्क में रहें और यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा। आज हमने बात की है, पिछले शो में भी बात की थी डेवलप्ड कंट्रीज़ के हवाले से, कि आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। लेकिन कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी आपके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और आपका जो खर्चा है कंपैरेटिवली, यानी हर बंदा तो 20, 25, 30, 40 लाख नहीं लगा सकता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 5-6 लाख रुपए में जाना चाहते हैं। उसमें मैं एग्जांपल दूंगा मलेशिया की। मलेशिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो आप सिर्फ 2 मिलियन रिंगेट इन्वेस्ट करके उनके सिटीजनशिप ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एक बंदा जिसने कख नहीं पढ़ा हुआ, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, अगर वो मलेशिया जाता है तो पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए आराम से अर्न कर सकता है। पोर्टुगल का भी बताइएगा कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हाँ जी, opportunity पोर्टुगल आज में भी आपके पास, पोर्टुगल में ये है कि जो लोग शेंजन पे जाते हैं, शेंजन में जैसा कि अक्सर आवाम को पता है 28 टोटल ममालिक आते हैं। आप उनमें से किसी एक मुल्क का वीज़ा ले लें तो आप उन 28 मुल्कों में वीज़ा फ्री फिर सकते हैं। अब हर मुल्क की पॉलिसी मुख्तलिफ है, कुछ मुल्कों का वीज़ा लगना बहुत मुश्किल है, कुछ मुल्कों का वीज़ा लगना बहुत आसान है। अब पोर्टुगल उन ममालिक में से आता है जिसमें अमूमन आपका वीज़ा लग जाता है, कंपैरेटिवली आसान है वीज़ा लगवाना। तो पोर्टुगल में जाके आप अगर वहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट को देखना चाहते हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं, और वहाँ पे लीगल प्रोसेस के थ्रू अपनी डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सारे मामलात पूरे करके आप मूव आउट भी कर सकते हैं। जितने भी उधर जो अमाउंट आपकी लगती है वो आप इजीली अर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली होता है कि आपने टैक्सेस वगैरह पे करने होते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 200 यूरोस पर मंथ के करीब। कौन सी कैटेगरी में वहाँ पर वीज़ा वैसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल मिल जाता है? वहाँ पे जो आजकल ट्रेंडिंग में है वो वर्क वीज़ा ही है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। लोग वर्क परमिट लेते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली सिस्टम होता है, जैसे मैं रोमानिया की भी अगर बात करूँ, इंस्पेक्टर जनरल का ऑफिस होता है। आपका वर्क परमिट आपका एम्प्लॉयर इशू करता है, इंस्पेक्टर जनरल के ऑफिस है वो वेरीफाई होता है, वेरीफाई करके पोस्टल के थ्रू वो आपके कंट्री आता है, उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई होता है। और इस उसमें सारे प्रोसेस में आपके कितने पैसे लग जाते हैं? इस सारे प्रोसेस में पोर्टुगल में अगर बात की जाए तो तकरीबन 15 लाख रुपए पोर्टुगल और रोमानिया में और पोर्चुगल की जो नेशनलिटी वो आपको इजीली मिल जाती है, इजीली कितने कंपैरेटिवली सालों में? इजीली और मिल आप जाती है। काम शुरू कर दिया आपने पोर्चुगल में, आपको कितने सालों तकरीबन बाद? 3 से 4 साल में पीआर मिल जाती है। ऑलराइट। और फिर आप नेशनलिटी की तरफ कनाडा की जो बात करते हैं तो कनाडा की जो पीआर है वो ज़रा टफ प्रोसेस है। जी, इजी जितना लगता है और सुनते हैं उतना ही मेरा टफ है। ख्याल आप इस पे क्या बात करें? स्किल्ड प्रोग्राम में इजी है पीआर, मेरा ख्याल है वो 2 साल लगते हैं, उसके बाद आपको पीआर मिल जाती है कनाडा में। लेकिन जो अनस्किल्ड प्रोग्राम्स हैं उसमें आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल ऐसा ही है। एंड आई वुड लाइक बासित अहमद जी, प्लीज कास्ट सम लाइट ऑन द कैनेडियन पीआर प्रोसेस। कनाडा का बेसिकली जो एक सिंपल सा रूल है वो ये है कि आपकी 3 इयर्स मीन्स कि अगर आप वर्क परमिट पे हैं या अगर आप स्टडी के बाद पोस्ट स्टडी वर्क जिसका हम लोग कहते हैं, उसके बाद जब आप 3 इयर्स स्पेंड कर लेते हैं एलिजिबल फॉर अ पीआर। ठीक है, आपको जब पीआर मिल जाती है और उसको परमानेंट रेजिडेंसी कहते हैं। देखिए कनाडा में जब आप किसी भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करते हैं, इवन कि अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, कनाडा इज़ द ओनली कंट्री कि जहाँ पे अपना वीज़ा अप्लाई करके और अपने चेंज ऑफ स्टेटस ले सकते हैं। ठीक है? इसी तरह जब आपको कनाडा का वीज़ा मिलता है शुरू में भी वो उसके लिए आपको स्टडी परमिट भी अप्लाई करना पड़ता है। इमिग्रेशन ठीक का है? प्रोसेस है उसी कनाडा। तरह जब आप इमिग्रेशन के ऊपर आते हैं और अगर आप स्किल्ड इमिग्रेशन पे जा रहे हैं, अनस्किल्ड इमिग्रेशन जो भी जिसमें आपकी इन्वेस्टर्स पॉलिसीज़ आ जाती हैं और वो आ जाती है, और जब वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं आप एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जो कि 3 साल मिनिमम है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं उनके पीआर के लिए। पहले आप टेम्पोररी जिसको टीआरवी कहते हैं, टेम्पोररी रेजिडेंट वीज़ा पे होते हैं, उसके बाद फिर आप पीआर पे आ जाते हैं, वो परमानेंट रेजिडेंट हो जाता है। वैसे पीआर के ऊपर आपके राइट्स क्या होते हैं? देखिए पीआर के ऊपर जो राइट्स हैं, जो एक कॉमन सिटीजन के वहाँ पे राइट्स बनते हैं वही आपके राइट्स वोट देन यू बिकम वोट नहीं डाल सकते?
हाँ जी, राइट टू वोट राइट टू पाकिस्तान में वोट डालते नहीं नहीं होता। नहीं अगर वहाँ पाकिस्तान पे में पीआर और सिटीजनशिप में हमारा पीआर और वापस ले लिया सिटीजनशिप जाता में बेसिकली डिफरेंस यही वाला देखिए, परमानेंट रेजिडेंट होना वो एक अनलिमिटेड इनडेफिनिट लीव टू रिमेन इन दैट कंट्री वाला आपको स्टेटस दे देता है कि आप अब आपके ऊपर वो एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतनी देर बाद आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है, इतनी सर्टेन टाइम के बाद अब आपका वीजा एक्सपायर हो आपके रहा है, पास पासपोर्ट आया अब तो आप आपको पीआर full हो गए rights आ हैं, जाते उसके हैं। बाद फिर आपकी सिटीजनशिप है और जैसे ही आपको सिटीजनशिप मिलती है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट। ठीक है, लेकिन देखिए नाजरीन के साथ हमारी कोशिश है आगा कि हम इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, एजेंसीज, नॉन इमिग्रेशन प्रोसेस, वीज़ा, स्टडी वीज़ा, B1, B2, F1 सब कुछ डिस्कस करें। USA, UK, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, जो सारे के सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन हमारा ये बिल्कुल भी ना समझिएगा कि हम लोग कोशिश करें कि हम आपको प्रोवोक करें या हम आपको प्रमोट करें कि आप पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क को छोड़कर बाहर जाएं। आप बाहर ज़रूर जाकर पढ़ें, लेकिन जो अपना स्पेशल टैलेंट है, जो आप लोग का खूबसूरत टैलेंट है, प्लीज़ वो वापस आकर यहाँ पर उसको यूटिलाइज़ करें और कंट्रीब्यूट करें और पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन करें। आप सब से ही जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। पाकिस्तान की जो बैकबोन है वो हमारी यूथ है, हमारे यंगस्टर्स हैं। और तो और इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें, लेकिन उसको लीगल तरीके से ही कंसीडर करें और डंकी वाले प्रोसेस को प्लीज़ जस्ट से नो टू इट। कोई अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कर भी रहा है तो हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप करेज कीजिए और इस बात को समझें कि पाकिस्तान को आपकी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, प्लीज़ ट्रेवल द होल वर्ल्ड। Yes. दुनिया बनी है देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं कि आपने जाके उस अनसर्टन इलीगल वेज के जरिए आपने वहाँ पे बैठ क्योंकि जाना है बाहर जाके भी आपने पैसा कमा के यहीं भेजना है। और वहाँ पे ज़्यादा मेहनत है। बहुत तो मेहनत पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क की कदर कीजिए, वहाँ पे ज़रूर पढ़िए, लेकिन वापस आके यहीं पर कंट्रीब्यूट भी कीजिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ Pakistan's future. Thank you for watching us today's episode, especially when we talk about immigration again. Thank you, sir, for being here. Thank you for your kind support and opinion on immigration consultants. जी आगा। जी, तो मैं समझता हूँ कि आप ये बताइए कि कितना मतलब टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है कि आप अपने किसी भी वीज़ा जब एप्लीकेशन देते हैं, तो स्पेशली कनाडा में हमने देखा रिफ्यूज़ल की तादाद बहुत ज़्यादा है और काफ़ी टाइम भी लग जाता है आपके वीज़ा प्रोसेस में। तो कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है स्पेशली कनाडा के लिए? ये बेसिकली वेरी करता है, सीज़न टू सीज़न आप कर लें। कि कभी होता ही है कि आपका वीज़ा जो है वो 20 दिन में भी आ जाता है, कैटेगरी पे भी कैटेगरी पे भी बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। नॉर्मली टाइमलाइन दे देती हैं एम्बेसीज़ के, जी हम 15 वर्किंग डेज़ में देंगे, लेकिन अगर हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो हम आपसे रिक्वायर कर लेंगे। उस सूरत में भी ज़रा थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस से देखा है, यूके का जो वीज़ा है, विजिटर वीज़ा, अगर आप स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 15 दिन में डिसीजन आ जाता है। कनाडा का तकरीबन 2 मंथ्स में आ जाता है डिसीजन, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसमें डिफरेंट सर्विसेज भी हैं यूके में, जिसमें प्रायोरिटी सर्विस है। आपने अगर अप्लाई करके डिसीजन जल्दी लेना है तो आप £500 एक्स्ट्रा पे करके विद इन 2 डेज़ में डिसीजन ले सकते हैं। इज़्ज़त, आप भी बताइएगा कि कितना यूएसए के लिए कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है? मैं एक कनाडा में पॉइंट ऐड करूँगी जो मे बी किसी के लिए हेल्पफुल हो। कनाडा जो विजिटर वीज़ा देता है वो आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी पे देता है। अगर 1 साल का है तो 1 साल का ही देगा, 10 साल का तो 10 साल का जितनी एक्सपायरी डेट है वही तक आपको वैलिड करेंगे। आप 10 ईयर्स तक का वीज़ा ले सकते And what about हैं। US? यूएस का वो आपको डजंट मैटर कि आपकी एक्सपायरी कब हो रही है, लेकिन उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ से पहले एक्सपायर ना हो रहा हो। मिलता आपको 5 साल का ही है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो भी गया तो आपको 5 इयर्स का मिलता है, और आपने जो है उस 5 इयर्स में आप मैक्सिमम 6 महीने रह सकते हैं। और ये नहीं है कि आप इन एंड आउट करें। अगेन आपको वो रोक के एयरपोर्ट पे पूछ सकते हैं कि आप बार बार क्यों आ रहे हैं। मैं चाहूँगी सर प्रिसाइसली बिफोर वी रैप अप द सेशन ये ज़रूर बता दें कि जो इलीगल वेज के ज़रिए किसी बाहर के मुल्क जाने की कोशिश करते हैं, कानून की नज़र में पाकिस्तान के जो कानून है उसमें क्या सज़ा है या क्या इस तरह का कुछ? देखें, इसके लिए लॉज बने हुए हैं कि अगर आप इलीगल वे से कोई भी काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं इलीगल वे से, अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, एक किसी भी मुल्क की जो हदूद है उसे आप क्रॉस कर रहे हैं, तो इसके लिए जो भी वो डिस्क्राइब किया है लॉ ने, उसके मुताबिक उसे सज़ा दी जा रही है। बेचने वाले को भी और जाने ताज़ीरात पाकिस्तान है इसमें, उसके तहत इसमें सज़ाएँ दी जाएंगी। जी सर। जी, इसमें हमारे पास जो प्राइमरी लॉ है पाकिस्तान में जो पेनलाइज कर रहा है पाकिस्तान पीनल कोड, उसके तहत ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में अगर हम जाएं तो इनडायरेक्टली जो उसके सेक्शंस हैं, इवन के जो मर्डर का सेक्शन है, सेक्शन जैसे ग्रीस बोट ट्रेजेडी हुई, उसके अगर परपिट्रेटर्स पकड़े जाएं तो उनके अगेंस्ट
302 लगेगा ही लगेगा ठीक। कत्ले Direct, all अहमद। right, उसके all अलावा उनके खिलाफ कत्ले आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अवेयरनेस फ्राहम की और इतनी इन्फॉर्मेशन दी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने किस तरह से इस टॉपिक को चलाया और कोशिश की कि आपको हर तरह से आगाही फ्राहम की जाए कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़, कितने वीज़ाज़ कैटेगरीज़ मौजूद हैं पाकिस्तानियों के लिए कि वो अप्लाई करें दूसरे ममालिक में, और बाहर जाने के कितने चांसेस हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।